सभी को नमस्कार। आयोजन होम्यो के प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही घातक है और जिसका इलाज किसी भी पैथी में किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। परेशानी इतनी ज़्यादा है कि जब आप इन लोगों जो पेरेंट्स से मिलोगे तो या उनसे सुनोगे तो बताएंगे आपको कि उनके साथ में क्या हो रहा है। बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो पूरी बॉडी को सिम्टम देगी, पूरी बॉडी में दिखाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम होती तो है पूरे बॉडी की, लेकिन दिखती गुर्दे के अंदर जाके डिडक्ट हम उसको गुर्दे पर बताता हूँ आपको होता क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और आंखें यहाँ पे पफी स्वेलिंग होती है, उसको पफी स्वेलिंग बोलते हैं। जैसे रोई का स्वाब होता है, रोई का एक मतलब स्वाब तो मेडिकल भाषा में बोलते हैं, जैसे रोई का अफवाह बोलते हैं उसको, उस टाइप का होता है। ऐसे लटक जाता है आंखों के नीचे और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में जाता है। टांगें मोटी हो जाती हैं, हाथ मोटे हो गए, पेटी और जब सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें अपने एब्डोमेन में, जिसको हम एब्डोमेन बोलते हैं, तो आप जनरल भाषा में उसको पेट बोलते हो, बेली बोलते हो, यहाँ पे ऐसी स्वेलिंग आ जाती है, उसको एसाइटिस बोलते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो उसमें वैसी स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम किसको होती है पहले ये बताते हैं। 1.5 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे को होती है, ये मेडिकल साइंस में बताया गया है इसके बारे में। लेकिन मोस्टली प्रोबेबल ये यही होती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे कैसे जा रहे हैं कि 30 साल 35 साल यंग अडल्ट एज है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन मेनली ये बच्चों की प्रॉब्लम है। 1.5 साल से शुरू होगी, 5 साल 5.5 साल तक उसके दौरान कभी साल में गायब हो गई, अपने आप ठीक हुई, या जो कुछ ट्रीटमेंट से ठीक हुई, या फिर तो 2 3 2.5 4 साल जैसे भी हुआ, कई बार इसे लंबी चलती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड माना गया है इसका। पुरानी स्टडी है जिन्होंने डिस्कवर किया इसको, उन्होंने ये रेंज दी है 1.5 साल से 5 साल तक की रेंज दी है इन्होंने। होता क्या है इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की वेसल्स, ब्लड की नसें फैली हुई हैं। उन नसों में बारीक बारीक से छिद्र रहते हैं। उनमें से क्या पानी, एक्स्ट्रा खून में पानी होता है, वो बाहर निकलता रहता है और वो एडजस्टमेंट चलता रहता है। तो अगर सही एडजस्टमेंट चले, कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके अंदर जो छेद होते हैं, जो इनके जब अपने खून की नसों के अंदर, उन छेदों में क्या होता है कि बारीक उनका साइज इस तरीके का होता है कि सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है उनसे। काम की चीज़ है ना, जैसे प्रोटीन वगैरह के अणु में मेनली प्रोटीन की बीमारी होती है, प्रोटीन निकलता है, तो वो प्रोटीन के अणु में से पास नहीं हो पाते। लेकिन जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसको मेडिकल भाषा में परमेबिलिटी बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन उसमें अपन जनरल बात करें, आम आदमी के समझ में आए, मेडिकल वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन जनरल आदमी को समझाने के लिए उसमें बारीक बारीक क्षेत्र होते हैं, वो चौड़े हो जाते हैं। चौड़े इस साइज के हो जाते हैं कि प्रोटीन के जो अणु होते हैं ना, वो आराम से उसमें से पास हो जाते हैं। तो वो बाहर निकलते रहते हैं, बाहर निकल जाएंगे, उसके बाहर निकलेंगे, और जो वो बाहर निकलेंगे तो वो वैसे बॉडी में बाहर नहीं निकलते, वो बाहर निकलने का रास्ता अलग है, वो बताता हूँ आपको। लेकिन जब वो चौड़े हो जाएंगे ना, तो पानी भी खूब मात्रा में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पानी भी बाहर तब निकलेगा जब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जो खून के अंदर पानी का लेवल है वो मेंटेन रखता है प्रोटीन। और वो जब गुर्दे के अंदर से खून पास होता है, वहाँ पे खून का फिल्टर होता है, खून का गंदगी वगैरह वेस्टेज की चीजें बाहर निकलती हैं यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में। उस टाइम में क्या होता है कि वो वहाँ से प्रोटीन बाहर निकल जाता है। प्रोटीन बाहर निकल जाता है तो हमें उसका पता ही गुर्दे में लगता है, क्योंकि और कहीं बॉडी से बाहर नहीं निकलता। और वो जो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है तो उसको वहाँ पे जांच करते हैं, तो पेशाब में प्रोटीन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन के 80% के बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे आएगा। उसकी जांच करने का तरीका है, स्टिक से जांच करते हैं, उसको एक आती है स्टिक आती है, उसको यूरिन में, पेशाब में डुबोया और उससे पता लग जाता है। ठीक, तो इस तरीके का एक जाके पता लगेगा गुर्दे के अंदर, क्यों कि वहाँ से चीज बाहर निकल रही है और दूसरी जगह पता नहीं लगता, इसलिए वो पता तो गुर्दे में लगेगा, लेकिन बीमारी गुर्दे की नहीं है। हाँ, लंबे टाइम तक उसको इलाज नहीं किया या उसको ठीक तरीके से वैसे ही पड़ा रहने दिया कि ठीक है अपने आप हो जाएगी, तब उस कंडीशन में गुर्दे को डैमेज कर सकती है, वो गुर्दा खराब हो जाता है और उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब देखो, मोटा मोटी बात यह है कि बीमारी क्या है। बीमारी है शरीर से प्रोटीन का लीकेज होना, यूरिन के, पेशाब के माध्यम से प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाना। प्रोटीन की कमी होने बॉडी पे, तो प्रोटीन के हजारों काम है बॉडी के अंदर, मेनली प्रोटीन ही चलाता है सारे काम। ये समझो, सब कुछ प्रोटीन, हर चीज में प्रोटीन है, उसका रूप अलग अलग है बस।
तो उसकी कमी होगी। दूसरा, प्रोटीन की जब कमी होगी तो खून का जो सिस्टम है वो मैनेज नहीं हुआ, छिद्र चौड़े हो गए, और छिद्र चौड़े होने से क्या हुआ कि प्रोटीन जो पेशाब के रास्ते निकल गया, कमी पड़ गई, उसके प्रोटीन का प्रेशर खून के अंदर वो कम होना शुरू हो गया, और वो फिर छेद चौड़े हो गए, पानी ज़्यादा निकलने लगे, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो गई बॉडी में, जहाँ भी वो सारे नसें तो सारे फैली हुई, तो पानी निकलेगा, स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, वो पानी की सूजन होती है। पेशाब है उसका निकलना कम हो जाएगा, पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी, जागदार पेशाब हो जाएगा, इस तरीके का रहता है। तो बड़े बड़े ऐसे उनमें ऐसे सूझ जाता है, तो बिल्कुल डरावना सा हो जाता है, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। कई बार तो आंखों पे तो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है कि ऊपर की ज़्यादातर के नीचे होती है, लेकिन ऊपर वाली पे होती है तो आंखें बंद सी हो जाती है, ये समझो बस ऐसे खोल के ही देखनी पड़ती है, तो इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। उसमें क्या होगा, उसके कारण क्या है, क्यों होता है, कोई क्लियर कट कारण इसके अंदर मेडिकल में नहीं बताया गया, इसके बारे में अननोन कॉज है, कोई पता नहीं क्यों हुई, कैसे हुई, लेकिन मोटा मोटी ये माना जाता है, अनुभव से, रिसर्च से लोगों ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये निकाला है नतीजा कि ऑटोइम्यून डिजीज है, अपने आप हुई है, शरीर का दुश्मन शरीर ही हो गया, शरीर की कोशिकाएं और शरीर को उनको जो अटैक कोई खतरनाक बाहरी चीज़ों पे करना चाहिए था, खुद की चीज़ों पे अटैक, मतलब अपना प्राय का जो है वो उनमें अंतर ही नहीं कर पा, बाहर वाली चीज़ों पर अटैक करने के बजाय घर में, जैसे कोई आदमी बाहर के आदमी को, दुश्मन को अटैक करना है, वो गलती से घर के सदस्य पे अटैक करना शुरू करते हैं, इस तरीके की कंडीशन होती है। दूसरा एक चीज़ और है कि एक्सपीरियंस से ये चीज़ें जानी गई है कि जिन बच्चों की या कोई भी पर्सन है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, शरीर से की बीमारियों से लड़ने की पावर कमज़ोर होती है, उन पे ज़्यादा अटैक चलता है। जैसे जैसे बच्चों में क्या होता है, शुरुआत में इम्यूनिटी है ना उसकी ढंग से डेवलप नहीं हुई होती है, धीरे धीरे टाइम लगता है, कई बार ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, धीरे डेवलप होती है, उस दौरान इतने दिन वो अटैक के संपर्क में रहेगा, धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो कंट्रोल होता जाएगा, तो तब करके उसको 1.5 साल से 5 साल के लिए सिस्टम है उसका रहने का। तो ये चीज़ें रहती हैं। और कुछ में ये जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे माता पिता को या दादा दादी नाना नानी को पीछे वाले पूर्वज में किसी के हुआ है, वो कोई जीन आ गए उसके, तो वो भी उसके अंदर हो सकती है। उसके बाद में ये तो इसका रहा कारण। अब लक्षण में सबसे पहले जागदार पेशाब आएगा, पेशाब की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगा पेशाब, सूजन सारे शरीर पे सूजन हो जाएगी, और कोई ज़्यादा इस तरीके के लक्षण नहीं आते हैं, भूख बंद हो गया, बुखार आ गई वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, बस ज़्यादा ये एक होगा सूजन आ जाएगी पूरे शरीर के अंदर, और सबसे पहले यहाँ पे लोअर आईलिड में यहाँ आती है सूजन, फिर यहाँ आएगी, पैरों में आएगी, हाथों पैरों में आएगी, और सीवियर कंडीशन होने के बाद में यहाँ पे आ जाती है, पेट फूल जाता है, बिल्कुल इस तरीके का बहुत ही बड़ा पेट हो जाता है। क्यों? पानी रिलीज हो ही नहीं रहा अंदर, या तो अंदर है सूजन आ रही है तो भी बॉडी में रह रहा है, बाहर तो निकल ही नहीं रहा, पानी की मात्रा पेशाब के माध्यम से कम हो जाती है। पता कैसे लगाते हैं, ये इसके लक्षण रहे। पता कैसे लगाते हैं, पता यूरिन की जांच से पता लगता है, वैसे ब्लड से, यूरिन से ही लगता है ज़्यादा, तो ब्लड से लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, ब्लड का बाद की बात है, ब्लड को तो हम उसको इलाज के तौर पर जब शुरू करते हैं ना इलाज, तब पता लगाते हैं, बाकी कोई उसकी पहले जरूरत नहीं होती। सबसे पहले ऐसे लक्षण देखते ही जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइज करेंगे आपको यूरिन एनालिसिस, उसके अंदर आएगा कि स्टिक डुबोई, उसके अंदर वो लेबोरेटरी वाले जैसे करते हैं, तो उसमें +1 +2 +3 +4 इस तरीके से आती है उसकी रीडिंग। +1 सबसे पहले ट्रेस, बिल्कुल नामात्र का उसको ट्रेस लिखते हैं रिपोर्ट में, फिर थोड़ा सा ज़्यादा +1 +2 +3 इस तरीके से, तो उससे पता लग जाता है। फिर उसमें क्या करते हैं कि जब इलाज शुरू करते हैं तो डॉक्टर्स उसका लिपिड प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल करवाते हैं। किडनी के अंदर कोई खास एब्नॉर्मलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआती स्टेज में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बीमार तो होते ही जनरली फिजिशियन के पास लेके जाते हैं पेशेंट को, तो उस टाइम तक ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में क्या, लीवर में चेक करें, लीवर में प्रोटीन का कंटेंट है वो खास कम हुआ मिलेगा, प्रोटीन कंटेंट है वो आपका काफ़ी कम मिलेगा उसके अंदर, नॉर्मल से खूब कम मिलेगा, क्योंकि बह गया प्रोटीन तो इससे इस वजह से कम मिलेगा। उसमें भी एक खास प्रोटीन और होता है जो इसके लिए उत्तरदायी है, एल्बुमिन प्रोटीन, उसकी मात्रा और ही कम मिलेगी। टोटल प्रोटीन में फिर भी थोड़ा ठीक ठाक मिल सकता है, लेकिन एल्बुमिन प्रोटीन उसका खास कंटेंट है वो घटा हुआ मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल की बात कराएं से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा हुआ मिलेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट का अपना कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह सब बढ़े हुए मिलेंगे, अच्छे खासे बढ़े हुए मिलेंगे।
वो क्या करेंगे, प्रोटीन कम मिला, पूरी बॉडी में फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, मेन चीज़ है प्रोटीन है वो कम हो गया, सारी बॉडी की फंक्शन कैसे होगी। तो डायरेक्टली कोई ऐसा लक्षण नहीं है, लेकिन वो जब प्रोटीन कम होएगा तो बहुत सारे बॉडी में लक्षण आ सकते हैं, वो सेकेंडरी है। उससे और लिपिड से क्या होगा, लिपिड प्रोफाइल में जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया तो ब्लड के सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, फिल्ट्रेशन कम होएगा, और उसमें आपका कहीं थक्का जम सकता है, ब्लड के फ्लो में दिक्कत आएगी, दिमाग में कहीं जाके थक्का जम गया, ब्लॉक हो गया, कोई आर्टरी वेन को ब्लॉक कर दिया तो ये हार्ट को ब्लॉक, हार्ट में कोई जाके अटक गया तो वह रिस्क रहती है, उसको मैनेज करना होता है। और इसके बाद में आप एलएफटी हो गया लीवर का, किडनी का हो गया, किडनी में बता दिया कोई खास नहीं मिलेगा आपको, लगभग नॉर्मली मिलेगा। इसके बाद में देखो आप कि ये इसके जांच का तरीका हो गया, इसके लक्षण हो गए और कारण हो गए, कारण का बताया हमने, तीनों चीजें होगी। अब क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहली बात यह कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन ठीक है, उनकी भी ज़रूरत है, एलोपैथिक सिस्टम की भी ज़रूरत है। हम ये नकारते नहीं है कि एलोपैथिक सिस्टम से नहीं होता, कहीं से नहीं होता, होम्यो में हो जाएगा या किसी में हो जाए, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जहाँ महत्व है सबका, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उसको यूज करके हम और पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन आगे को समस्या ना है उनसे बचा सकते हैं। होता क्या है कि आप एलोपैथिक फिजिशियन के पास में जाते हो, सबसे पहले स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा फेमस पैथी है, प्रसिद्ध है, तो उसके पास में आप जाते हो तो वहाँ उनके पास में स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट है, उसका प्रेडनिसोलोन जनरली टेबलेट दी जाती है, तो वो उसको कवर कर लेती है। लेकिन ये कोई इफेक्टिव वो वाली बात नहीं है, थोड़ी सी दिन बाद उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, वो कम पड़ने लग जाते हैं स्टीरॉयड, और फिर बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि उस एक बीमारी को तो हम स्टीरॉयड से ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो स्टीरॉयड खुद 50 बीमारी और देके जाता है, उनसे बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो आंखों पर इम्पैक्ट आता है, मोतियाबिंद क्रिएट हो जाता है, लीवर किडनी फंक्शन और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत है। लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह सही है, उनके पास जो चीज़ है, और इमरजेंसी चीज़ भी है, इमरजेंसी कंडीशन में चले जाते हैं तो स्टीरॉयड की मदद लेनी पड़ती है, तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा, मेंटेन सही हो रहा है। उसके बाद में क्या चीज़ है कि दूसरी पैथीज में आयुर्वेद वगैरह, आयुर्वेद में भी थोड़े से इससे बेटर हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, जो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, और डायबिटिक है, पेशाब ज़्यादा लगाने वाली चीज़ें आयुर्वेद में ज़्यादा है, और कुदरती ये चीज़ें सेफ है काफ़ी, लेकिन थोड़ी सी दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तीसरा तरीका ये है कि होम्योपैथी का तरीका है। होम्योपैथी के अंदर दवाई की मात्रा कम होती है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, जरा सी बूंदों में लेनी पड़ती है। जो वही दवाई जो आपको आधा कप आयुर्वेद में लेनी पड़ती है, वो लगभग उस तरीके की जो दवाई है वो यहाँ पे बूंदों में ही लेनी पड़ती है। 5-10 बूंदे आराम से दे सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, उनकी पावर काफ़ी बड़ी हुई होती है। हम यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, ट्रीटमेंट के तौर पर ऐसा है कि ये नहीं है कि हम कोई आपको ये बता रहे हैं कि ये बीमारी जड़ से लाया, आप हमारे पास में पेशेंट आया, हम जड़ से ठीक कर देंगे, ये वो नहीं है। पर एक्चुअल में तो बात ये है कि अपने आप जाएगी, लेकिन जिस टाइम तक ये रहेगी उस टाइम तक ये और समस्या पैदा नहीं कर दे। उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने उसको मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट करेंगे और अच्छा सा मैनेजमेंट हो ना तो और ही जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, और पेशेंट को दिक्कत नहीं होती, चाहे वो बीमारी 5 साल चल जाए, लेकिन जब वो कंट्रोल में रहती है ना, तो पेशेंट के जो अटेंडेंट रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, उनको टेंशन नहीं होती, कोई बात नहीं थी, जीत कंट्रोल में है और आराम से बच्चा सही सर्वाइव करा, उनको टेंशन नहीं होती। होता ये रात को बच्चा सोया, सवेरे पहले स्वेलिंग हुई, आंखें बंद हुई मिलती हैं, कि चाय पानी पीने का टाइम होता है, उस टाइम में बच्चे की जब आंखें देखते हैं तो उनके तो चाय पानी पीने में मुश्किल हो जाता है, आंखें बंद मिलती हैं उस टाइम, तो रात को ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। इस वजह से हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से मैनेज कर लें तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा, कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने खास करके मैंने एक पेरेंट्स के तौर पर और एक डॉक्टर के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस किया है। मेरे भी बच्चे को था तो हमें बताया, हम तकलीफ समझ सकते हैं, हमें ये चीज़ नॉर्मल लगने लग गई कि हाँ ठीक है मैनेज कर सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं अगर ठीक से दवाई टाइम पर लेते। लेकिन उस टाइम में जब डॉक्टर नहीं बने थे उस टाइम में प्रॉब्लम हुई थी, तो लगता था पता नहीं क्या हो गया, कैसे क्या हुआ। तो हमें पेरेंट्स की तकलीफ से वाकिफ है बिल्कुल ही,
कई बार तो पेरेंट्स इतने इरिटेट हो जाते हैं कि जैसे हम डॉक्टर नहीं थे उस टाइम में, जब हम भी डॉक्टर के वेटिंग में बैठे थे, तो पेशेंट को पास में आता, हम उसको बोलते कि हम बच्चे को ये दे रहे हैं, ठीक है ये है, तो वो पेशेंट इतने इरिटेट हो जाते थे कि दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते थे। प्रॉब्लम ही ऐसी है, दिखने में भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो हम हमारे पास में जो अनुभव है उस अनुभव से हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर देते हैं। सक्सेसफुली खुद के बच्चे को भी ट्रीट किया है और क्योर किया है, ट्रीट नहीं क्योर किया है, बिल्कुल जड़ से ठीक, और दूसरे पेशेंट को भी ठीक किया। बहुत ही कभी डालेंगे इसके ऊपर उनका भी, इसके बाद में जब मौका मिलेगा पेरेंट्स को जो ठीक किए हैं उनमें से भी किसी को बुला के और उनका आप को दिखाएंगे, उनका इंटरव्यू दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। अब देखो पास में जो प्लेटफॉर्म है उनके अंदर हम आपको जनरली एलोपैथी यूज नहीं करते। एलोपैथी की जब जरूरत होती है तो हम रेफर कर देते हैं पेशेंट को, और वो कई बार हॉस्पिटलाइज भी कराना होता है, तो उस टाइम एक बार कंट्रोल में लेना पड़ता है इमरजेंसी कंडीशन, उसको उनका भी महत्व है। लेकिन जो हमारा होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चलेगा वो जो हमारा अनुभव का मैनेजमेंट है उससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते ही, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं। बाकी हम आपसे एक दिन कोशिश करेंगे कि जो ठीक किए पेशेंट उन पे क्या बीती थी, कैसे वो ठीक हुए थे, क्या उन्होंने महसूस किया इस ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो करेंगे। ठीक है, तो बस ये इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करती है, जरूरत पड़े तो बीच में उसके अपने एलोपैथी वाले के पास में रेफर कर देते हैं, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट है, उनका भी महत्व है। और जो हमारा मैनेजमेंट का तरीका उस मैनेजमेंट से बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, स्लाइडों में आप देख सकते हो, डायग्राम देख सकते हो इनके कि कैसे होता है और क्या क्या लक्षण रहते हैं इसके। कुछ चीज़ें आपको इसमें आपको स्लाइड में मिलेंगी, तो सामने आप देख सकते हो। बाकी अगर आप हमारे से इसके विषय में कोई आप हो या आपके कोई जानकार पर्सन और है जो दुखी है, उसको भी अगर आप बताते हो तो एक बार हमारे से संपर्क कर ले। बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं हम इसको, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिल्कुल क्योर की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, सभी को नमस्कार एक बार फिर से।